हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 9वां वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। रीट लेवल 2 के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून स्थित है। पहला विकल्प है हिमाद्री व हिमाचल के मध्य, दूसरा है हिमाचल व शिवालिक के मध्य, तीसरा है शिवालिक के दक्षिणी भागों पर और चौथा है हिमाद्री के उत्तरी भागों पर। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, हिमाचल व शिवालिक के मध्य। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ और ये दो प्रकार की हैं, दून और द्वार। पश्चिम की घाटियों को दून नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और इसमें देहरादून सबसे बड़ा दून है। और जो द्वार है तो पूर्व की घाटियों को द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? पहला विकल्प है, पहले ये धाराएं लिखी हुई हैं, उसके बाद विकल्प नीचे लिखे हुए हैं। पहले लिखी है ब्राजीलियन धारा, दूसरा है बेंगुएला धारा, तीसरा है ओयासिबो धारा और चौथा है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी धाराएं स्थित हैं, ये पूछा गया है। तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जलवायु महासागरीय धारा से प्रभावित होती है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी धाराएं अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा, यानी कि पहला और दूसरा बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न लेकर आइए, इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न लेकर आई हूँ, ताकि जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको भी कोई भी परेशानी ना हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? पहला विकल्प लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो विली विली चक्रवात उत्पन्न होते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें धूल के शैतान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। चक्रवात क्या होते हैं? तो जब केंद्र में कम दबाव बनता है जबकि परिधि पर उच्च दबाव होता है तो यह एक चक्रवात बनाता है। यह मध्य भाग में बनता है जहां दाब कम होता है, तो ये चक्रवात कहलाता है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन सी स्थायी पवनें 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों से 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? पहला है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दूसरा है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, तीसरा है पछुआ पवनें और चौथा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, पछुआ पवनें। पछुआ पवनें स्थायी हवाएं हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं और इन्हें प्रति चक्रवाती पवनें भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रति चक्रवात लाती हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन वांगड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि कौन वांगड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी। पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा विकल्प है गबरीबाई, तीसरा विकल्प है कोयलबाई और चौथा विकल्प है कालीबाई।
तो वांगड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी गबरीबाई। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गबरीबाई का जन्म 18वीं शताब्दी में मीराबाई के बाद हुआ था। उन्हें मीराबाई का पुनर्जन्म भी माना जाता है। उन्हें वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। और गबरीबाई का जन्म डूंगरपुर शहर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? पहला विकल्प है मालवी, दूसरा है वांगड़ी, तीसरा है हाड़ौती और चौथा है शेखावटी। तो रांगड़ी और नीमाड़ी ये मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी बोली की उपबोलियां हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो वांगड़ी है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के वागड़ इलाके में बोली जाती है। हाड़ौती तो ये बूंदी, कोटा, टोंक, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाती है। और शेखावती यह चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है और इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पहला विकल्प है किशनगढ़ चित्रकला शैली, दूसरा है बीकानेर चित्रकला शैली, तीसरा है अलवर चित्रकला शैली और चौथा है नाथ द्वारा चित्रकला शैली। तो पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? पहला विकल्प लिखा हुआ है ज्योतिष, दूसरा विकल्प है अर्थशास्त्र, तीसरा विकल्प है राजनीति और चौथा है सैन्य प्रशासन। तो सवाई जयसिंह एक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोल शास्त्री, विद्वान और पुरस्कार विजेता थे और वह मालवा के सूबेदार थे। अब इसमें पूछा गया है कि सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है ज्योतिष से। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? पहला विकल्प है बप्पा रावल, दूसरा है महाराणा लाखा, तीसरा है राणा सांगा और चौथा है राव चुंडा। तो पिछोला झील भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है और यह कई निकटवर्ती झीलों में से एक है और प्रसिद्ध उदयपुर शहर और उसके आसपास पिछली कुछ शताब्दियों में विकसित हुई है। तो इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ? महाराणा लाखा के शासनकाल में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? पहला विकल्प है भीनमाल, दूसरा है रायपुर, तीसरा है अलवर और चौथा है वर्धा। तो विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के साथ 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, वर्धा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 30 मार्च 1948, दूसरा है 18 मार्च 1948, तीसरा है 11 नवंबर 1950 और चौथा है 28 मार्च 1949। तो संयुक्त राज्य मत्स्य, जिसे मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ भी कहा जाता है, भारत का राज्य था जिसे 18 मार्च 1948 को 4 पूर्ववर्ती रियासतों
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय के बाद बनाया गया था। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प 18 मार्च 1948। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा है रामा किशन वर्मा, तीसरा है माणिक लाल वर्मा और चौथा है रामलाल ओझा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा स्थापित एक हिंदी समाचार पत्र था और यह उनका लोकप्रिय क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र था जो उत्पीड़ितों, चाहे वे कहीं के भी हों, के हितों से जुड़ा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और स्वतंत्रता आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है। तो बिजोलिया आंदोलन पूर्व मेवाड़ राज्य के बिजोलिया जागीर में अत्यधिक भू राजस्व वसूली के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। तो ये इतना आपको याद रखना है। इसमें पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला विकल्प है पीपा जी, दूसरा है अचल नाथ जी, तीसरा है जाम्भो जी और चौथा है रामानंद जी। तो बिश्नोई एक हिंदू समुदाय है जो पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्भोजी। सी विकल्प इसमें सही है। इन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? पहला विकल्प है 30 जनवरी 1528, दूसरा है 30 जुलाई 1527, तीसरा है 28 अगस्त 1529 और चौथा है 29 नवंबर 1530। तो राणा सांगा सिसोदिया वंश के एक भारतीय शासक थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में गुहिलों के पारंपरिक क्षेत्र मेवाड़ पर शासन किया था। तो इनकी मृत्यु पूछी गई है कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को कालपी में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने तो बिश्नोई एक हिंदू समुदाय है जो पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जाम्भोजी थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें गुरु जम्भेश्वर भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? पहला विकल्प है 30 जनवरी 1528, दूसरा है 30 जुलाई 1527, तीसरा है 28 अगस्त 1529 और चौथा है 29 नवंबर 1530। तो राणा सांगा की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 को। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह सिसोदिया वंश के एक भारतीय शासक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में हुई थी। तो ये भी याद रखिए। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है अजमेर, तीसरा विकल्प है कोटा और चौथा है जोधपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही है। जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प लिखा है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। दूसरा है, इसमें ओजोन की परत होती है। और तीसरा है, उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। तो समताप मंडल के बारे में जो कथन सत्य है वह बताने हैं। तो समताप मंडल जो है यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए हवाई जहाज भी इसी परत में उड़ाए जाते हैं। तो पहला इसमें सही हो गया। इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन जो सी लिखा हुआ है कि उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि उल्का पिंड मध्य मंडल में जलते हैं। तो सी इसमें गलत हो गया। ए और बी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? पहला विकल्प है 2004, दूसरा विकल्प है 2014, तीसरा विकल्प है 2009 और चौथा है 1999। तो भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1999 में किया गया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये पूछ लिया जाए कि कहाँ किया गया, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है 1999। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प है जिलाधिकारी, दूसरा है तहसीलदार, तीसरा विकल्प है पटवारी और चौथा विकल्प है ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, तहसीलदार। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होते हैं जो एक तहसील में भूमि प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा इनके द्वारा किया जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही है, तहसीलदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? पहला विकल्प है उन्मूलन आंदोलन, दूसरा विकल्प है नागरिक अधिकार आंदोलन, तीसरा विकल्प है मजदूर आंदोलन और चौथा है स्त्री अधिकार आंदोलन। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से 1968 तक एक अहिंसक सामाजिक आंदोलन और अभियान था, जिसका उद्देश्य पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध नस्ली अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करना समाप्त करना था। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहला विकल्प है वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, दूसरा है उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, तीसरा है दोनों के बीच कोई फासला नहीं है और चौथा है उनके बीच अतार्किक फासला है। तो भारतीय संविधान राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक दूरी स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन या प्रचार नहीं करता और यह अपने नागरिकों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती हैं? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती हैं, दूसरा है मंत्री परिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती हैं, तीसरा है दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं और चौथा है निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती हैं। तो यदि ए को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो उनके पास संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने का संवैधानिक अधिकार है।
तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं। तो इसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? पहला विकल्प है भील, दूसरा है संथाल, तीसरा है गोंड और चौथा है डोंगरिया कोंड। तो न्यामगिरी पहाड़ियां डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है, जो भारत की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डोंगरिया कोंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? पहला लिखा है मैत्री, दूसरा लिखा है दक्षिण गंगोत्री, तीसरा लिखा है भारती और चौथा लिखा है अदिति। तो अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ए बी सी इसमें सही है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे 1990 में छोड़ दिया गया था। अब यह चालू नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन है तीनों ही उपस्थित, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ए बी सी इसीलिए सही है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? पहला विकल्प है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और अंटार्कटिका और चौथा है केवल अंटार्कटिका। तो भूमध्य रेखा जो है विश्व के 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। अब इसमें पूछा गया है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? तो वे महाद्वीप हैं यूरोप और अंटार्कटिका। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछे जा चुके हैं और इसमें तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में 82 सही 1/2 अंश को मानक याम्योत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहला विकल्प है भारतीय महामरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंदरवन डेल्टा और चौथा है पूर्वी घाट। तो सारे 82 अंश पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है और यह रेखा पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पहला विकल्प है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां, दूसरा है पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियां तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा है दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और चौथा है दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियां। तो पश्चिमी घाट भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो देश के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। इस क्षेत्र के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों पर भौगोलिक प्रभाव के कारण अलग अलग जलवायु परिस्थितियों का अनुभव होता है। अब इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है। पहला विकल्प है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, दूसरा है सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, तीसरा है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था
और चौथा है विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो सहारा जो है हमेशा रेगिस्तान नहीं था। वास्तव में यह एक बार हरे भरे क्षेत्र थे जिनमें हिप्पो, हाथी, जिराफ सहित कई जीव जंतु रहते थे। नदियों और विविध जीवों के चित्रों की उपस्थिति दृढ़ता से सुझाव देती है कि इन चित्रों के समय सहारा की जलवायु बहुत भिन्न थी। फिर वहां पर जलवायु परिवर्तन हो गया और जो सहारा का क्षेत्र है वह मरुस्थल में बदल गया। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? पहला विकल्प है पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, दूसरा है लू और मानसूनी पवनें, तीसरा है समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें और चौथा है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। तो स्थायी पवनें पूछी गई हैं। तो स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो पूरे वर्ष बनी रहती हैं और पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र से जुड़ी होती हैं। तो इसमें जो स्थायी पवनें हैं वह हैं व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है अंटार्कटिका में, तीसरा है उत्तरी अमेरिका में और चौथा है दक्षिण अमेरिका में। तो लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है अंटार्कटिका में। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला है मलेशिया में रबड़, दूसरा है ब्राजील में कॉफी, तीसरा है भारत में चाय और चौथा है कनाडा में मक्का। तो पूछा गया है कि कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मलेरिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय। ABC इसमें सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो डी में लिखा हुआ है कनाडा में मक्का, तो वो मक्का जो है बहुमुखी फसल है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उग सकती है, लेकिन यह गर्म और समशीतोष्ण जलवायु को पसंद करती है। तो इसीलिए ये इसमें नहीं है। ABC इसमें है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? पहला विकल्प है जैन धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है इस्लाम। तो समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सी विकल्प इसमें सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है विधानसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम है राज्यसभा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और यह विघटन के अधीन नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। लोकसभा निम्न सदन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, दूसरा है न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, तीसरा है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और चौथा है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो संसद में प्रश्नकाल क्या सुनिश्चित करता है, ये पूछा गया है। तो प्रश्नकाल सरकार की संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आयोजित किया जाता है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से उनके संबंधित मंत्रालयों के प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि संसद में प्रश्नकाल क्या सुनिश्चित करता है। तो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही,
ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है मॉल। तो इसमें जो बाजार का प्रकार नहीं है वह पूछा गया है। तो साप्ताहिक बाजार, बाजार का प्रकार है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स। लेकिन जो दादन व्यवस्था है ये बाजार का प्रकार नहीं है। दादन व्यवस्था उत्पादन का एक तरीका है जिसमें कंपनी व्यक्तिगत श्रमिकों या श्रमिकों के छोटे समूहों को सामग्री और निर्देश प्रदान करती है जो अपने घरों या कार्यशालाओं में कार्य पूरा करते हैं। तो ये बाजार का प्रकार नहीं है, तो यही पूछा गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, तीसरा है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो एक अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स ने 1 दिसंबर 1955 को इतिहास रचा था जब उसने अल्बामा के मॉन्टगोमरी में एक बस में एक श्वेत व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। अब इसमें पूछा गया है कि यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, इसी की शुरुआत थी ये। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आंगनवाड़ी क्या है? पहला विकल्प है महिला संरक्षण गृह, दूसरा है बाल गृह, तीसरा है मिड डे मील केंद्र और चौथा है वृद्ध आश्रम। तो आंगनवाड़ी जो है यह है बाल देखभाल केंद्र या बाल गृह। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आंगनवाड़ी बाल देखभाल केंद्र हैं जो भारत सरकार द्वारा 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है ये पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। बी विकल्प इसमें सही है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मैंने आपको कई बार बताए भी हैं, आपको याद भी होंगे। 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक है समानता का अधिकार और धर्म की आजादी का अधिकार। 4 ये हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कॉलम ए में दिए गए मौसम मापकों का कॉलम 2 में दी गई मौसमी घटना से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला लिखा है तापमापी यानी कि थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, वायु का तापमान और अन्य प्रकार के तापमान भी मापते हैं। इसमें इसे तीसरे से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है वायु दाब मापी, इसे मिला देंगे चौथे से। वायु दाब मापी से यानी जो बैरोमीटर होता है उससे वायु दाब मापा जाता है। फिर लिखा है दिग्दर्शी। तो दिग्दर्शी से पवन की दिशा मापते हैं और वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा मापते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। यानी कि आपका जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? पहला विकल्प है केवल बौद्ध, दूसरा है मुसलमान और बौद्ध, तीसरा है हिंदू और बौद्ध और चौथा है
केवल हिंदू। तो तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग उसको गाते भी हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यही तो इसमें पूछा गया है कि लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो मुसलमान और बौद्ध। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। पहला विकल्प है बहुभाषी समाज, दूसरा है जाति व्यवस्था, तीसरा है धार्मिक बहुलवाद और चौथा है बहुसंस्कृतिवाद। तो पूछा गया है कि क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। तो जाति व्यवस्था, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर समूहों में विभाजित करती है और यह असमानता की एक व्यवस्था है जो सदियों से भारत में चली आ रही है। तो ये विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने लिए थे कुल 40 प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।